आप लोगों ने तो टोपी पहनने वालों को जलील किया, किसी को टिकट नहीं दिया, इतने सारे मौलाना आपकी पार्टी में। नैरेटिव जो है ना, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप हम लोगों ने सेट करने की कोशिश की कि साहब हम जीत रहे हैं। आप लोग क्या चाह रहे थे कि कौन सी सरकार बनेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा काम करने के लिए, क्योंकि आप दोनों सूरत में अपोजिशन में बैठने वाले थे। सरफराज साहब का नाम चल नहीं रहा था, उनको चलवाया जा रहा था। जैसे मुकेश कुमार सहनी उसके फायदा को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया, तो लोगों का कहना है कि वैसी साहब को मौका मिलेगा जगह जगह बोलने का। जिन लोगों को टोपी पहना करके अपने हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, जब उनके घर पहुंचते हैं तो वो चौकीदार के कमरे में बैठते। आप चुनाव कैंपेन के लिए नहीं गए, कोई लीडर एमआईएम का नहीं गया और उन लोगों ने 10,000 12,000 वोट लेकर के आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को हरा दिया। अभी बताइए, कोई किसी को उम्मीद थी कि अररिया में हमको 54,000 वोट आ जाएगा? आपने सिर्फ उम्मीदवार को उतार दिया, अगर बेचारा उम्मीदवार भटकता रहा। वैसी साहब की कोई रैली नहीं। मजलिस जब बिहार में इस बार चुनाव लड़ रही थी तो टिकट के बंटवारे को लेकर बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा तनाज़ुर हुआ। लोगों का मानना था कि अगर सही लोगों को टिकट दिया जाता तो और ज़्यादा सीट मिलती। टाइम्स में खुशामदीद। बिहार असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका, सरकार बन चुकी, लेकिन बिहार के रिजल्ट ने जो सबसे बड़ी तारीख रकम की, पूरे हिंदुस्तान को हैरान किया, वो था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 5 सीटों पर जीतना। 2 सीटों पर एआईएमआईएम बिल्कुल जीत के करीब रही और बहुत कम वोटों से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हार गए। और एक वक्त ऐसा था जब काउंटिंग जारी थी, एआईएमआईएम कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन चुकी थी बिहार में, लेकिन फिर कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली और मजलिस 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। बिहार में मजलिस ने अपनी कामयाबी को कैसे बाकी रखा? हालांकि एआईएमआईएम का इतिहास यह है कि जहां पर हैदराबाद के बाहर मजलिस को एक मरतबा जीत मिलती है तो दोबारा उनकी जीत रिपीट नहीं हो पाती है। सिर्फ महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल कासमी की सीट दोबारा निकल सकी और बड़ी मुश्किल से। अब सवाल यह है कि मजलिस की पॉलिसी क्या थी, किस तरह बिहार यूनिट ने तैयारी की, कैसे बिहार यूनिट ने हैदराबाद से बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश की बिहार में, और सीमांचल का इलाका कैसे गढ़ बन चुका है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे तफ़हीमुर रहमान साहब से। तफ़हीमुर रहमान साहब कौन है, पहले उससे जान लीजिए। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष यानी बिहार यूनिट के सदर हैं अख्तरुल ईमान, और उनके छोटे भाई हैं तफ़हीमुर रहमान। बिहार में मजलिस को जो असल एक तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं, अख्तरुल ईमान के जो पॉलिटिकल चाणक्य हैं या एमआईएम के जो पॉलिटिकल चाणक्य हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो है तफ़हीमुर रहमान साहब। कुछ लोग पर्दा के पीछे रहते हैं, काम करते हैं, ये मीडिया में नहीं आते, कभी इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन आज मैंने कोशिश की कि इन्होंने कैसे पॉलिसी बनाई, क्या पूरी राजनीति थी, इनसे जाना जाए। बहुत शुक्रिया तफ़हीमुर रहमान साहब, अपने वक्त निकाला बातचीत के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के 5 सीटों पर जीत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स तबरेज़ भाई, और ख़ास करके आपके जो मिल्लत टाइम्स के जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया और उन तमाम लोगों की मेहरबानी रही। इस मरतबा लोगों को लग रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुश्किल से 1 या 2 सीट जीत पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, आगे उस पर बातचीत करेंगे। 5 सीटों पर जीत की उम्मीद थी आपको, आपकी पार्टी के सदर को? हम लोगों को मतलब कि जो बिहार यूनिट जिस तरह से काम कर रही थी, हम लोगों को 7 सीटों पर उम्मीद थी कि 7 सीट इंशाल्लाह इस बार हम लोग जीतेंगे। लेकिन हम लोग शायद और ज़रा सी मेहनत करते, अख्तरुल ईमान साहब जितना टाइम, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, राजद और बहुत दीगर हलकों के लोग अख्तरुल ईमान साहब की सीट पे जीतने के लिए वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। उन लोगों का मकसद अख्तरुल ईमान साहब को हराना था, तो जिसकी वजह से अख्तरुल ईमान साहब अपनी सीट से बाहर ज़्यादा निकल नहीं पाए। वरना तो हम लोग जो है 7 सीटों पे हम लोग, तो 7 में से 2 सीट कौन सी रह गई आपके अंदाजे के मुताबिक? एक तो जाहिर सी बात है आदिल भाई की सीट रह गई, बलरामपुर आदिल भाई की सीट बहुत करीब जा कर के हम लोग हार गए। एक जो है ठाकुरगंज की रह गई, और सरप्राइज हम लोग उम्मीद कर रहे थे एक और सीट से, वो था अररिया। अच्छा, कि वो सरप्राइज करेगा हम लोगों को, और बस सरासी वो हो गई। लेकिन ये है कि एक काफ़ी बड़े हल्के तक 54,000 वोट लेके आए इंजीनियर साहब वहाँ पे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उन सीटों पे ख़ास करके तवज्जो दी जाएगी, और मुझे लगता है कि 10 से 15 सीट जो है सीमांचल से इंशाल्लाह हम लोग आने वाले दिनों में जीत पाएंगे इंशाल्लाह। इस मरतबा 7 सीटों का आदिल हसन आज़ाद रिकाउंटिंग में हारे थे या पहले हार गए थे? क्या हुआ था उनके सीट पर? एक्चुअली में हुआ ये था कि आदिल भाई काफ़ी पीछे थे, फिर बराबर हुए और फिर आगे हो गए। और चूंकि और वोटिंग काउंटिंग के लिए कुछ बचा नहीं था, उसमें जो 2-3 मशीनें ख़राब थी जी, जो जिस तरह से काउंटिंग होती है
ईवीएम मशीन्स की, वो नहीं हो पाई थी, तो उनको जो है वीवीपैट को काउंट किया गया, तो जिसके ज़रिए से पता चला कि साहब वो जो है पीछे हो गए। बहुत सारे लोगों को ये भी कहना था कि उनको पीछे किया गया। अब जाहिर सी बात है, जब इतना क्लोज मार्जिन से आप जीत और हार का फैसला होता है, तो लोगों के इल्ज़ाम को भी एक तरफा जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हुआ होगा। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आदिल भाई जीत जाएंगे इंशाल्लाह। मजलिस जब बिहार में इस बार चुनाव लड़ रही थी तो टिकट के बंटवारे को लेकर बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा तनाज़ुर हुआ। लोगों का मानना था कि अगर सही लोगों को टिकट दिया जाता तो और ज़्यादा सीट मिलती। अब जैसे जोकीहाट में आपने अपने पुराने वर्कर्स को टिकट नहीं दिया, अररिया में नहीं दिया, कोचाधामन में नहीं दिया। एक्चुअली में क्या है कि मजलिस के साथ और ख़ास करके मुस्लिम तंजीमों के साथ एक मसला तो है कि मस्जिद कमेटी का मेंबर भी जब हम बनते हैं तो पहली दिन से ख्वाहिश ये हो जाती है कि मस्जिद कमेटी का चेयरमैन हम ही को बनाया जाए। बहुत जल्दी हम ये ख़ास करके, चूँकि जाहिर सी बात है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमको जगह नहीं मिलती है, तो जब अपनी एक पार्टी जहाँ पे आपको जगह मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि हम ही को एमएलए का टिकट बने। देखिए, एमएलए का टिकट सिर्फ इस वजह से नहीं दिया जा सकता और नहीं दिया जाना चाहिए कि आप किसी पार्टी से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं। तो आप अकेले तो जुड़े हुए नहीं हैं, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। क्या हज़ारों लोगों को टिकट आप दे सकते हैं? जब आप टिकट देते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आप सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट ले रहे हैं या जीतने के लिए ले रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो जीत सकते हैं, जीतने की कैपेसिटी है कि नहीं है उनके अंदर। तो उसके लिए जो है अभी जो मॉडर्न ज़माने में जो इलेक्शनिंग है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है सर्वे कराती हैं और सर्वे के थ्रू जो है आप ये तो नहीं कर सकते कि साहब आप 100% बता दें कि वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन एक परसेप्शन और एक पब्लिक का जो परसेप्शन है आपके बारे में और वो किस तरह से देखते हैं, वो तमाम चीज़ों के ज़रिए से आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि साहब किनको टिकट देने से वो इलेक्शन अच्छे से लड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो ज़ात बिरादरियाँ हैं उसमें आपकी कनेक्टिविटी और एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, आप जो है जो इलेक्शन में तमाम लोग काम कर रहे हैं उसको किस तरह से लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की सलाहियत है या नहीं है आपके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें देखी जानी चाहिए और ये देखी गई हैं। तो हम लोगों ने जो वहाँ पे किया, तो एक आदमी मीडिया में, सोशल मीडिया में एक नैरेटिव बनाता है कि साहब सबसे आगे हम हैं, लेकिन उनका वक्त सोशल मीडिया में नैरेटिव बनाते हुए इतना गुजर जाता है कि वो ज़मीन पे कोई दिखते ही नहीं है। फिर तो जब आप सर्वे करते हैं तो आप सोशल मीडिया में तो सर्वे नहीं करते हैं, आप तो ज़मीन पे सर्वे करते हैं। जब ज़मीन पे सर्वे हुआ तो पता चला कि साहब जो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे थे उनका कोई वजूद ही नहीं है ज़मीन पर। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को टिकट दिया गया और उन सोशल मीडिया के शोर शराबे की वजह से बेइंतहा प्रेशर जनाब अख्तुल इमान साहब पे था कि फ़लाँ साहब को टिकट दे दीजिए, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ साहब को टिकट दे दीजिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहार एमआईएम ने बड़ी हिकमत के साथ अवैसी साहब को कन्विंस किया कि अवैसी साहब देखिए यहाँ पे जो है फ़लाँ आदमी को टिकट देने से पार्टी के ये ज़्यादा नज़रियात के भी करीब रहेंगे और पार्टी को पिछले दिनों जो धोखा हुआ है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इस कन्विंस करने में कामयाब हुए और उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया। तो टिकट का बंटवारा आप कर रहे थे या अख्तरुल इमान साहब या हैदराबाद से? नहीं, ये टिकट का बंटवारा ऑब्वियसली ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया है और उनको मशवरा जो है बिहार की टीम ने अख्तरुल इमान साहब ने दिया। तो लोग कह रहे हैं कि जो बिहार में जितने टिकट बांटे गए जी, तो वो सब अख्तरुल इमान साहब के मशवरे से अवैसी साहब ने किया है। लेकिन फैसला आखिरी वैसी साहब ने किया क्या है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। जी जी बिल्कुल। जैसे लोग कह रहे हैं कि अख्तरुल इमान ने टिकट बांटा, अख्तरुल इमान साहब के मशवरे से अवैसी साहब ने किया है। पैसों का बड़ा इल्ज़ाम लगा एमआईएम पर, कहा गया कि भाई एमआईएम मुस्लिम क़यादत खड़ी करने की बात करती है। जी जी। और एमआईएम ने कहा कि जिसके पास पैसा होगा करोड़ों में उसको टिकट मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको नहीं मिलेगा। होता क्या है ना कि एमआईएम बिहार ख़ास करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है और उनको गाली देना आसान है,
उन पर इल्ज़ाम लगाना आसान है। अभी कोई अगर बुर्जुआ होते, काफ़ी बड़े लैंडलॉर्ड होते, तो उन तक आम लोगों की रसाई नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ। अच्छा, फिर अख्तर इमान साहब के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि साहब ये जो है आज तक पलट कर किसी से बदला नहीं लिया इन्होंने। इनको जो भी गालियाँ दे दी, इन्होंने गालियाँ बर्दाश्त कर ली। तो इस वजह से भी लोगों की हिम्मत बढ़ गई है कि कुछ भी कह दो अख्तर इमान साहब को। तो किसी के पास सब्सटेंस नहीं है, कोई कुछ भी कह दे, कोई आज तक जो है कोई सबूत पेश नहीं कर सका है। और दूसरी बात यह है ना कि टिकट नहीं मिला तो उसका तो कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो उसके रीजंस तो देने पड़ेंगे। तो ये सबसे आसान रीज़न है कि साहब उन्होंने वो पैसे में बिक गए, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको बहुत ही कैटेगोरिकली एक मैं मिसाल पेश कर सकता हूँ कि पिछली मर्तबा जब हमारे शहनवाज साहब और दीगर MLAs ने पार्टी छोड़ दी थी, तो हमारे वहाँ के एक बहुत ही मजबूत दावेदार, जो इस इलेक्शन में भी दावेदार थे, वहाँ पे उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई जोकी हाट पर। और आपको अंदाज़ा है कि अख्तर इमान साहब की गाड़ी के पीछे जाकर के छिपे वो उनके गुंडे आए और वो हमारा पूरा तंबू जो है उखाड़ के फेंक दिया। वो एक प्रोग्राम तक नहीं करा पाए वहाँ पे। अब समझिए कि इलेक्शनिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सबसे निपट सके आपका आपके पिंडाल को उखाड़ फेंके, आपको प्रोग्राम ना करने दे। सही। अच्छा, अगर ऐसा करे तो आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, राइट। तो खैर कोई भी आदमी कुछ भी इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि टिकट सिर्फ इन इल्ज़ाम से बचने के लिए किसी को दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये किसी भी पार्टी से ये जो है बददियानती होगी। जोकीहाट सीट के बारे में आप लोगों को भरोसा था कि वो सीट निकल पाएगी? बिल्कुल भरोसा था, क्योंकि सरफराज का नाम चल रहा था पहले नंबर पर। देखिए, मतलब कि सरफराज साहब का नाम चल नहीं रहा था, उनको चलवाया जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन ज़मीनी हकीकत हम लोग जान रहे थे कि वहाँ के जो आम लोग हैं वो तस्लीम साहब के दोनों बेटों से बहुत नाराज़ हैं, ठीक है ना। वो लोग नहीं चाह रहे थे कि भाई उस फैमिली से बाहर निकलना चाह रहे थे लोग। और कुछ लोग बेवजह जो है ना उनका नाम चलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। बेवजह जो है हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको फीड किया जा रहा था कि साहब फलां साहब को टिकट दे दीजिए। अख्तर इमान साहब ने वहाँ पे देखा, तमाम चीज़ों को समझा। और दूसरी बात ये कि अख्तर इमान साहब ज़मीनी नेता हैं, वहाँ पे हमेशा साल में दर्जनों बार जो की जाते हैं, दर्जनों बार ठाकुरगंज जाते हैं। तमाम इलाके में, उस इलाके में अख्तर इमान साहब से ज़्यादा मतलब कि मैन ऑन व्हील कहें अगर हम, कि वो हमेशा गाड़ी में रहते हैं, हमेशा लोगों के साथ मिलते जुलते। तो ये बहुत अंदाज़ा था कि साहब जो लोगों का जो गुस्सा है, और फिर जब जिस पार्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिस पार्टी के लिए हम काम करते हैं, वहाँ पे हम ये बात करते हैं कि साहब जो हमारी लीडरशिप होगी वो शराबी और जिस तरह के जो आम तौर पे जो पॉलिटिकल एक कल्चर है, उस कल्चर के अलग एक पॉलिटिकल कल्चर हम डेवलप करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फिर हम लोग ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए था कि जो पुराने इस्टेब्लिशमेंट के शिकार थे, पुराने इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक काम कर रहे थे। एक बिल्कुल इस बार जो है मायम आप देखेंगे कि बिल्कुल नए चेहरों को जो है उन्होंने MLA बनाया। कुछ तो पुराने चेहरे भी आए, जैसे तौसीफ आलम बहादुरगंज से, जी कांग्रेस। जाहिर सी बात है तौसीफ भाई काफ़ी पहले पार्टी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, और उनसे जो है हमारे लोग जो है उससे राब्ते में थे। तो जाहिर सी बात है तौसीफ आलम के टिकट में अख्तर इमान साहब की कितनी रजामंदी शामिल थी? देखिए, अख्तर इमान साहब को अवैसी साहब ने कहा कि साहब हम वहाँ पे जो है तौसीफ साहब को टिकट देना चाह रहे हैं। तो अवैसी अख्तर इमान साहब, जाहिर सी बात है आपके बॉस हैं और आपको बॉस ये कह रहे हैं, फैसला है तो पार्टी सुप्रीमो का फैसला, जाहिर सी बात है पार्टियाँ तो ऐसी ही चलती है ना कि आपके बॉस आपको कुछ कहे और आप अपने बॉस को कुछ कहें। जब तक दोनों का कोर्डियल रिलेशनशिप रहता है तो पार्टियां फ्लोरिश करती हैं। और बिहार में जो कुछ हुआ, और आपने जैसा कि कहा कि ये सब किसी को चौंका दिया, इसके पीछे वजह यही है कि एक कोर्डियल रिलेशनशिप रहा कि अख्तर इमान साहब ने सदर साहब को जो मशवरा दिया, सदर साहब ने उसको रद्द नहीं किया। तौसीफ साहब के बारे में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक मशवरा दिया, तो जाहिर सी बात अख्तर इमान साहब, मतलब बिहार की सियासत में जो कुछ हो रहा था, एमआईएम जो फैसला ले रही थी वो सब अख्तर इमान साहब का और बिहार यूनिट का अपना फैसला था। जैसे गठबंधन से अलायंस करने के लिए लेटर लिखना, ढोल बजा करके जाना,
या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, किसको कहाँ से उम्मीदवार बनाना है? जाहिर सी बात है, देखिए बहैसियत एक टीचर में एक बात कहता हूँ कि एक बच्चा एक मैथमेटिक्स का टीचर पढ़ता है, पढ़ाते हैं क्लास में, तो मैथमेटिक्स के टीचर की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा तो प्रिंसिपल की तारीफ होती है कि साहब फला साहब के अंडर में स्कूल चल रहा है, राइट। वो एक नेचुरल है। जाहिर सी बात है बिहार की यूनिट इतनी कम्पिटेंट है कि वो बिहार के सतह पर पूरा फैसला ले, हर तरह से, किस तरह से किससे पॉलिटिकली किस तरह से अपनी बातों को रखी जाए, पब्लिक परसेप्शन किस तरह से अपने फेवर में किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे लीडर हैं, उनका जो रोल है उससे कम नहीं हो जाता। उन्होंने जिस तरह से बिहार के लोगों को एक नेशनल स्टेज पे बिहार के लोगों को मोटिवेट किया पॉलिटिकली अवेयर होने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, मुझे लगता है कि दोनों का जो एक जनाब अख्तुल इमान साहब की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिहार को लेकर के और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एज ए ब्रांड, ये दोनों का जब मिलन होता है तो फिर बिहार में जीत हासिल होती है। तो तौसीफ आलम को लेकर क्यों आप लोग नाराज थे? क्यों नहीं चाह रहे थे कि तौसीफ आलम MIM में आए? नहीं, हम नाराज नहीं थे। मसला यहाँ पे नाराजगी का था ही नहीं। मसला ये था कि हमारे पास जो है पहले से बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि भाई हम पॉलिटिक्स में वहाँ पे आए, ठीक है ना। जैसे मासूम रजा साहब हैं ना, वो आना चाह रहे थे, पुराने वर्कर हैं MIM के। सिर्फ जो है जो वहाँ पे माजिद भाई हैं, माजिद भाई चूँकि देख रहे थे, तो सिर्फ अख्तुल इमान साहब का ये कहना था कि साहब आप जो है, बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा चेहरा हमारे साथ आ रहा है, लेकिन जो हमारे लोग जो नाराज़ हैं उनके साथ मिल बैठ करके जो है बात कर लें, मशवरा कर लेते हैं, बस। और कोई बात नहीं थी। ये सब होता क्या है कि तिल का पहाड़ बन जाता है लोग हैं, लेकिन ऐसी कोई गलतफहमी थी नहीं वहाँ पे। मैं गया था सीमांचल में, तो जो लोग बहुत करीब से MIM को जानते हैं वो सब कहने लगे कि बिहार में MIM में किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, पूरा फैसला तफहीम करते हैं, अख्तुल इमान साहब का कुछ नहीं चलता है। नहीं, बिल्कुल ये बात मेरे ख्याल से जो है बहुत बड़ा क्लेम होगा अगर मैं ऐसा कहूँगा। आप जब किसी पॉलिटिकल फैमिली में जब काम कर रहे होते हैं तो आप मशवरा देते हैं, आप मेहनत करते हैं और चीज़ों को सही प्लेस में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ इमोशनली किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता। तो अख्तुल इमान साहब कभी मुझसे पूछ के नहीं दिया उन्होंने टिकट की भाई फला जगह कौन देंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब लोग पॉलिटिकली तैयारी कर रहे होते हैं तो चूँकि हम लोग 15-20 सालों से इलेक्शन लड़ा रहे हैं, तो उनको गाइड करना, उनको मदद करना कि किस तरह से जो है अपनी बातों को प्रेजेंट किया जाए और बूथ लेवल तक की कमेटी कैसी बनाई जाए, उसमें हम लोग मदद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम। मास्टर मुजाहिद के बारे में भी कुछ लोगों ने कहा कि वो MIM में आना चाह रहे थे, आपने नहीं आने दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मास्टर साहब से कभी बात कीजिएगा। मास्टर साहब से मैं गया था, मैं सऊदी अरब में था जब उन्होंने रिज़ाइन किया था, मैं उम्रा करने गया था और भाईजान से मिलने गया था मैं। तो मास्टर साहब के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई हम पार्टी में मास्टर साहब आना चाह रहे हैं, तो एक मीटिंग चाहिए। तो हमारे जो वहाँ पे पैरामेडिकल की एक ऑफिस है, वहाँ पे हमने मुलाकात कराई जनाब मास्टर मुजाहिद साहब से, जनाब अख्तुल इमान साहब की। सऊदी में? सऊदी से ही हमने मुलाकात कराई यहाँ पे अपने ऑफिस में। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जब मैं गया, सऊदी से आया वापस, तो फिर हमने जो है, मैं गया उनके घर में, उनको कहा कि साहब आप जो है आ जाइए। और वो आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ इंटरेस्ट कुछ लोगों का जुड़ा हुआ है मास्टर मुजाहिद साहब का, जो ये समझते हैं कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब MIM में चले गए तो शायद वो हमारी मुट्ठी से बाहर निकल जाएंगे। वो MIM के कल्चर में, जनाब अख्तुल इमान साहब के इन्फ्लुएंस में वो सारी चीज़ें करेंगे जो हम नहीं चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो 2, 4, 5 नहीं 10-12 लोग ऐसे थे जो उनको आने नहीं दिए। उनका इन्फ्लुएंस है। अलबत्ता जो मेजॉरिटी, जो उनका जो फॉलोवर्स थे, वो तमाम लोग चाह रहे थे कि मास्टर साहब आ जाए। अब पता नहीं क्यों नहीं उनको आने दिया, ये मास्टर साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अलबत्ता मास्टर साहब ये बात नहीं कह सकते हैं कि तफ़हीम उनके रास्ते का कोई हिंड्रेंस थे, बल्कि मैं बारहा उनसे मेरी बात हुई है कि मास्टर साहब आप आ जाइए। अगर वो रहते तो आप लोग को कोचा धामन में परेशानी नहीं होती, ऐसा लगता है कि सीट निकली हुई है। मतलब कि परेशानी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार भी नहीं हुई। अख्तुल इमान साहब जहाँ पे कोचा धामन हमारा घर है और 10-15 पंचायत में, चूँकि कोचा धामन छोटा है और हमारा दादियाल और हमारा नानियाल दोनों कोचा धामन में है, तो हमारा होम पंचायत काफ़ी सारे पंचायत कहलाते हैं।
तो जिसकी मतलब वजह आपके से खानदान का ही इतना वोट है कि वो काफी हो जाएगा। खानदान का नहीं, अख्तुल ईमान साहब ने 40 साल वहां पे पॉलिटिक्स की है। 40 साल 40 साल 40-45 20 साल से तो वो एमएलए का इलेक्शन लड़ते रहे, उसके अलावा 20 साल वहाँ पे जो है समाजी खिदमत जो है, समाज सुधार क्रांति दल के चेयरमैन रहे हैं, लोगों के यहाँ इंसाफ करना, इंसाफ कायम करना, लोगों की मदद करना। तो ये जो एक उनका ब्रॉड जो एरिया है लगभग 10-15 पंचायत में, तो बच्चा से लेकर के बूढ़े तक तमाम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो उस इन्फ्लुएंस को जाहिर सी बात है कोई भी इनकरेज करेगा तो वो जीत जाएंगे। मास्टर साहब आते तो मास्टर साहब को भी फायदा होता, और सरवर साहब आए तो सरवर साहब को भी फायदा हुआ। तो वो तो मास्टर साहब को पॉलिटिक्स में लाने वाले अख्तरुल ईमान है क्या रिश्ता रहा है दोनों का? मास्टर साहब ने नहीं, मास्टर साहब को अख्तुल ईमान साहब ने पॉलिटिक्स में नहीं लाया है। मास्टर साहब अलबत्ता पहली मरतबा जब अख्तुल ईमान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो मास्टर साहब ने काम किया है अख्तुल ईमान साहब के लिए। मैं उनकी बाइक में घूमता रहा हूँ पहले इलेक्शन में, मास्टर मुजाहिद की बाइक मास्टर मुजाहिद साहब के बाइक में बैठ के। फिर बाद में क्या हुआ कि तस्लीम साहब जो है राजद छोड़ के जेडीयू में चले गए, तो फिर मास्टर साहब भी चले गए जेडीयू में चले गए तस्लीम साहब के साथ। और फिर बाद में वो तस्लीम साहब ने मास्टर साहब को इलेक्शन 2010 में तस्लीम साहब ने इलेक्शन लड़ाया था उनको महागठबंधन से टिकट नहीं, अच्छा 2010 में जेडीयू से। हाँ। तो उसमें जो है अख्तुल ईमान साहब ने उनको हराया था। और बाद में जब अख्तुल ईमान साहब ने कुछ दिनों के लिए जेडीयू ज्वाइन किया 2014 में, तो 2014 में तो वो 15 महीने का जो गैप था, उस गैप में जो है मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट दिया गया, ठीक है। तो उसमें जो है वो एमएलए बने। एक मरतबा महागठबंधन जो अलायंस भी था आरजेडी कांग्रेस का, जी ये इस वजह से ऐसा हो गया। तो ये नहीं, मास्टर साहब खुद एक शख्सियत हैं, उन्होंने ज़मीनी तौर। अच्छा, सवाल तो अख्तरुल ईमान साहब से होगा, लेकिन ज़रा साहब से भी जानना ज़रूरी होगा कि ऐसा क्या बना कि आप लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर आरजेडी जेडीयू सारी पार्टियों को छोड़कर फैसला किया कि एआईएमआईएम को ज्वाइन करना है, फिर हैदराबाद की पार्टी को सीमांचल में लाना है? क्या माहौल बना था 2014 में? देखिए, ये 2014 की बात नहीं है। बात यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से पूरे मुल्क में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खौफ की नफ्सियात में रहकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो रहती हैं, और अख्तरुल ईमान साहब ने ये देखा कि ये खौफ की नफ्सियात में रहने वाली कम्युनिटी का जब कोई मसला आता है तो इनके मसले पर बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। तो ये खुद चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम खुल करके अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करें। राजद में जब ये थे, सूर्य नमस्कार वाला मामला हुआ था, तो इन्होंने खुल करके बात की। ये क्या था सूर्य नमस्कार का मामला था, तफसील से बताइए। हुआ ये था कि नीतीश कुमार साहब की गवर्नमेंट ने तमाम स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया था, और ये कहा था कि तमाम स्कूलों को सुबह सुबह तमाम बच्चों को सूर्य नमस्कार करना होगा, यानी कि मॉर्निंग असेंबली के साथ सूर्य नमस्कार करना। कब की बात है ये? 2013-14 की 13-14। अख्तरुल ईमान साहब ने पूरी मुखालिफत की इसकी, और सरकार को जो है ये सर्कुलर वापस लेना पड़ा। तो राजद के लोग बड़े अनकंफर्टेबल हो गए। अच्छा, कि साहब आपने एक ऐसे मसले को छेड़ दिया है कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर अपोज करेंगे तो मुस्लिम वोट खराब हो जाएगा। यानी कि ये लोग तमाम जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते हैं, ये हर जगह पे कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम ये स्टेटमेंट दें तो हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि नहीं, लेट्स टॉक द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट है या रॉन्ग है। तो इससे भी इख्तलाफात बढ़े, और उनको लग गया आरजेडी के साथ, और उनको लग गया कि ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुसलमानों को के वोट तो चाहती हैं, मुसलमानों के इश्यूज पे बात नहीं करना चाहती हैं। इसी बीच में जो है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से ताल्लुकात बढ़े, और उनको लगा कि कम से कम हम जिनके वोट से जीत के जाते हैं। उसके बाद फिर जेडीयू कब कैसे ज्वाइन किया उन्होंने? जेडीयू जब राजद रिजाइन करने के बाद बीजेपी से अलग हो गई थी जेडीयू। हाँ, 2013 में अलग थी जेडीयू। बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं थी, और उन्होंने कहा कि साहब अब हमें बीजेपी की ज़रूरत नहीं, हम इंडिपेंडेंट। हालांकि जब बीजेपी के साथ थी जेडीयू तो अख्तरुल ईमान साहब को जनाब नीतीश कुमार साहब ने कहा कि तुम आ जाओ और तुम हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ो। तो उन्होंने कहा कि साहब जब तक आप बीजेपी के साथ हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम जाएं। तो फिर जब ये बीजेपी छोड़ के अलहदा हो गए मुकम्मल तौर पर, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम बीजेपी से अलग हो गए हैं, अब आ जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर कुछ दिन के लिए गए, लेकिन हुआ ये कि ज़मीनी तौर पर तो जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही थे।
तो जो ही इलेक्शन लड़े तो वो रात भी जो है अफशां हो गया कि साहब ऊपर से तो इनका रिश्ता ख़त्म हो गया है लेकिन अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से बीजेपी है। तो फिर उन्होंने जो है, लेकिन उम्मीदवार थे लोकसभा के अख्तरुल इमान जी, साहब 2014 में जेडीयू से, जी। बीच चुनाव में उन्होंने पूरी तरह से, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी तौर पर जो है किशनगंज में जितने भी उनके वर्कर्स थे वो एक ट्रैप था एक तरह से अख्तरुल इमान साहब को कि किस तरह से जो है रास्ते से हटाया जाए। चूँकि हाउस में अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार को अनकंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचाने वाली जो आवाज़ थी वो जनाब अख्तरुल इमान साहब की थी। तो उनको लगा कि दिस वाज अ ट्रैप और किस तरह से जो है आगे बढ़ा करके सपोर्ट सिस्टम हटा करके इनको हराया जाए। तो वो एक्सपोज करने के लिए जो है एक तरीका हम लोगों ने अपनाया। और दूसरी बात ये कि ये और अगर तेज़ी से आगे बढ़ते तो ऐन मुमकिन था कि जनाब मौलाना असादुल हक कासमी साहब और अख्तरुल इमान साहब दोनों चुनाव हार जाते। तो मुनासिब ये समझा कि नहीं, कम से कम जो है अगर हम हट जाते हैं तो मौलाना असादुल हक कासमी साहब जो है इलेक्शन आराम से जीत जाएंगे। और यही हुआ। तो ये कहानी हुई। फिर एमआईएम का कैसे ख्याल आया? उसके बाद जो है अवैसी साहब ने फ़ोन किया था जनाब अख्तरुल इमान साहब को और फिर यहाँ से कुछ लोग गए थे। उसमें हमारे पटना के इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं, गुलाम शाहिद साहब हैं किशनगंज के, ये तमाम लोग गए थे वहाँ पे और उन्होंने कहा कि साहब बिहार की जो ज़मीन है, ख़ास करके जो सीमांचल की ज़मीन है, ये एमआईएम के लिए परफेक्ट है। और एक लंबी कहानी है, फिर कई मरतबा देखे, फिर अवैसी साहब का फ़ोन आया अख्तरुल इमान साहब के पास, फिर ये लोग गए और फिर अवैसी साहब का एक बड़ा सा प्रोग्राम जो है हम लोगों ने वहाँ पे कराया था समाज इंसाफ फ्रंट के बैनर तले। हम लोगों ने एक तरह के एक पॉलिटिकल स्टेज हम लोगों ने बना लिया था समाजी इंसाफ फ्रंट के नाम पे, जिनके चेयरमैन, यानी जेडीयू छोड़ने के बाद ही फैसला हो गया था कि अब इनमें से किसी पार्टी के साथ नहीं जाना है, या तो अपनी पार्टी बनानी या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले। बिल्कुल उसी नियत से जो है समाजी इंसाफ फ्रंट बनाया गया था। तो ये समझ जाइए कि ये समाजी इंसाफ फ्रंट का एक्सटेंशन जो है सीमांचल में एआईएमआईएम है। अच्छा, एक बात मैंने महसूस किया सीमांचल में कि मजलिस एक नई पार्टी, हैदराबाद की पार्टी, लेकिन जो मैसेज है ना घर घर तक पहुंचा हुआ है। बच्चे बूढ़े सब एआईएमआईएम को जानते हैं, अख्तरुल इमान को, पतंग छाप को। और 10 साल में अगर एक इलाके में पार्टी इतनी मजबूत हो जाए एक बड़ा अचीवमेंट है। तो सब कैसे किया, किस तरह तैयारी हुई? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपेंड करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें पड़ती हैं वो ये कि कौन आदमी उस मैसेज को लेके आगे बढ़ रहा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अवैसी साहब सेंट्रल तौर पर एक बहुत ही मजबूत नेता जिनकी आवाज़ जो है घर घर पहुंच रही है, लेकिन उस मैसेज को लोकली लेकर के कौन उस टॉर्च उस मशाल को लेकर के कौन आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे अख्तरुल इमान साहब थे। अख्तरुल इमान साहब कौन है? जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 15-20 सालों से ऑलरेडी पॉलिटिक्स में बहुत ही वेल इस्टेब्लिश था। वो कुचाधामन में बहुत ही मकबूल तरीन नेता पहले से थे। वो जलसों के ज़रिए से समाजी तौर पर जो इंसाफ पंचायती जो हमारे इलाके में लोगों को तुरंत इंसाफ दिलाने का जो एक तरीका रहा था शुरू में, और चोरी डकैती को रोकने के लिए एक तंजीम थी वहाँ पे समाज सुधार क्रांति दल, उसके वो मतलब कि यंगेस्ट चेयरमैन थे अपने इलाके के। तो वो ऑलरेडी एक ऐसा नाम था जिस पर लोगों को एतबार करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा। और यही वजह है कि जब अख्तरुल इमान साहब एमआईएम का झंडा लेकर के आगे बढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जितनी बड़ी जीत पिछले बार मिली और उस जीत को फिर दोबारा हम लोगों ने रिक्लेम कर लिया, तो मुझे लगता है कि अवैसी साहब का चेहरा तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ज़मीनी सतह पर अख्तरुल इमान साहब का जो लोगों से, आम लोगों से, नौजवानों से जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते की भी बड़ी अहमियत रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो अभी जब चुनाव चल रहा था तो मैं देख रहा था कि सीमांचल बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए। इमरान प्रतापगढ़ी जा रहे हैं, इकरा हसन जा रही है, दूसरे लोग जा रहे थे। तो जब इतनी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस ने कैंपेन करना शुरू किया तो क्या असर पड़ रहा था आप लोगों पे? क्या पॉलिसी बन रही थी कि कैसे काउंटर करना है, खासतौर पर इकरा हसन साहिबा और इमरान प्रतापगढ़ी साहब? जाहिर सी बात है ये लोग तो पिछले दिनों से भी उस इलाके में आते रहे हैं और इन लोगों ने जो नैरेटिव सेट की थी वो उस पे जो लोग काफ़ी हंस रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है वो भी जो है
अब्दुल जलील मस्तान साहब के साथ कुछ नौजवान हैं, मनचले नौजवान, उन नौजवानों ने बहारी का नारा दिया और उस बहारी के नारा में इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, जबकि वो खुद बाहर से जा कर के वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। बड़ा मज़े का खेल था। देखिए, वहाँ पे जो पॉलिटिक्स हमारे सीमांचल में तमाम इलाकों में जो पॉलिटिक्स रही ना, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो एमआईएम की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल कल्चर जो डेवलप किया है वहाँ पे, वो बोर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट रहा है। यानी कि ज़मींदार तबका और जो ज़मीनों पर जो लोग काम कर रहे हैं वो गरीब तबका, ये दोनों जो है साथ में हम लोगों ने जो है काम किया है। तो तमाम ज़मींदार तबका जो है कांग्रेस के साथ रहा है। अच्छा, हमारे इलाके में कुछ ज़मींदार फैमिलीज़ के कुछ लड़के हमारे साथ तो रहे हैं, लेकिन कोई भी ज़मींदार पूरी फैमिली अख्तरुल इमान साहब के साथ काम किया हुआ ऐसा नहीं है अभी तक। पिछले मैं 20 साल के तजुर्बे की बात कह रहा हूँ। कोचाधमन में भी यही रहा और अमोर में भी यही रहा। ज़मींदार लोगों को ऐसा लग रहा था कि गांव का कलवा, गांव का संजूर, गांव का ममनून जो ज़मींदार के दरवाजे तक आ नहीं सकता, उनके दरवाजे में जाकर के अख्तरुल इमान बैठ रहे हैं। ये बात ज़मींदारों को जो है हजम नहीं हो पाया। हमारी लड़ाई नहीं, बल्कि अवाम ने इस लड़ाई को अपने इलाके के वो ज़मींदार जो कि उनको जो है समाजी तौर पर उनको जो एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलने की वजह से अख्तरुल इमान साहब के साथ हुए। और चूँकि अख्तरुल इमान साहब, हमारी जो फैमिली है वो मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब कि हम लोग कभी लैंडलॉर्ड नहीं रहे हैं। उतनी ज़मीन है हमारी कि हम अपने गुजर बसर कर लें, लेकिन एक जो लैंडलॉर्डशिप का जो एक कल्चर था, ज़मींदारी जो रही थी, वो ज़मींदारी नहीं रही हमारी। तो ज़मींदारों को लगा कि साहब की जो नेतागिरी है ये तो हमारी विरासत होनी चाहिए थी, ये अख्तरुल इमान क्यों बन गए। तो पूरे ज़मींदार जो है ये हमारी जो है मुखालिफत में आ गए, और उस मुखालिफत में जो है इकरा हसन साहिबा और इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी शामिल हो गए। तो वहाँ पे लड़ाई कुछ और तरीके से चल रही थी, और इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जो कांग्रेस का जो एक कल्चर है कि सिर्फ ज़मींदारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और गरीब लोग तो उनके पीछे पीछे चलेंगे, कांग्रेस फेल हो गई यहाँ पे ये समझने में कि अब पॉलिटिक्स वैसी नहीं चल सकती है। आपको अगर कांग्रेस को अगर दोबारा जिंदा करना है तो उनको समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने आकर के खेल नया शुरू कर दिया है। बीजेपी पंचायत इलेक्शन लड़ती है, विधानसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, वो पंचायत इलेक्शन लड़ती है। और आप ये समझते हैं कि सिर्फ जमींदारों के पास हाथ हिला करके आपको वोट मिल जाएगा, रैली करके वोट मिल जाएगा। आपको पता है कि अभी जो जब वहाँ पे हमारे यहाँ पे अमोर में राहुल गांधी साहब जब अख्तरुल इमान साहब को हराने पहुंचे, उनकी रैली में जितने लोग थे उससे 3 गुना लोग हमारी उनके सभा में जितने लोग जनसभा में उससे 3 गुना लोग उनके सामने में जो सड़क है वहां पे थे, जो हमारे सभा में जा रहे थे। हमारी रैली में उनसे 3 गुना लोग थे। वो कौन लोग थे? वो जो जमींदार लोग जो अंदर बैठे थे, उनकी जमीनों पे काम करने वाले मजदूर हमारे साथ थे। तो हमारी जो लड़ाई थी वहां पे बिल्कुल जमींदार वर्सेस उन जमीनों पे काम करने वाले मजदूर। सारे मजदूर हमारी तरफ, सारे जमींदार उनकी तरफ। आपको पता है कि जमींदारों की तादाद जो है मजदूरों से बहुत कम होती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वही जमींदारों को, उन मजदूरों को काम मिलना बंद हुआ तब। हाँ, क्योंकि अब जो है मजदूर उनकी जमीनों पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अब जो आपको मैं बताऊं कि अमूर में, मैं एक बहुत ही कम डाटा बता रहा हूं, तकरीबन 3 से 4 हजार लड़के दिल्ली से, पंजाब से, मुंबई से, रशिया से, सऊदी अरब से वो लोग इलेक्शन में काम करने के लिए आए, सिर्फ इस वजह से कि उनको लगा कि अख्तरुल इमान साहब जब से आए हैं तो अब हमारी आवाज़ जो है ना, अब एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर निकल रही है। वरना तो हमेशा तो वो बेचारे यूज़ होते रहे। मुझे कुछ कांग्रेस के लीडर्स मिले किशनगंज में ही, तो उनका कहना था कि अख्तरुल इमान को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, सपोर्ट कर रही है कांग्रेस, और सपोर्ट करने की वजह यह कि उन्होंने जलील मस्तान को टिकट दिया, किसी और को टिकट नहीं दिया। जलील मस्तान वो जो काफ़ी ज़यीफ़ है, एंटी इनकम्बेंसी है, 6 मरतबा के विधायक रहे, किसी और को अगर टिकट मिलता तो फिर लड़ाई टफ हो जाती वहाँ। देखिए, बात यह है कि कुछ तो बहाना चाहिए।
जब अपने हार को नहीं मानने के लिए चलो ये रास्ता नहीं ये रास्ता सही, दूसरे अगर कोई आते अब्दुल जलील मस्तान साहब के अलावा तो अपनी जमानत नहीं बचा पाते वो। ऐसा अब्दुल जलील मस्तान साहब का चूँकि एक इलाका है, उनके मिजाज के बहुत सारे लोग हैं, और हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब गली गली कूचा कूचा जा करके क्या बोलते रहे, इमोशनल कार्ड खेलते रहे कि साहब आखिर मर्तबा आए हैं, तो झोली भर दीजिए बस इनकी, ठीक है ना। तो कोई दूसरा कांग्रेस के यहाँ पे लीडरशिप ही नहीं है ना लोकल लेवल पे। और आप लोगों ने और खत्म कर दिया सीमांचल में। नहीं, हमने लीडर बनाए, आपको बताया ना कि कितने अभी कांग्रेस को तो खत्म कर दिया ना, आरजेडी परेशान है, आरजेडी को सीमांचल में कोई नेता नहीं मिल रहा है जो अख्तर उल ईमान का मुकाबला कर सके, कांग्रेस का भी वही हाल आप लोगों ने कर दिया। नहीं, हम जो है एक बात बताइए कि हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम कांग्रेस के लिए लीडरशिप तैयार करें या अपने लिए लीडरशिप तैयार करें, हम राजद के लिए लीडरशिप तैयार करें या अपने लिए। राजद चाहती नहीं। देखिए राजद के यहाँ पे आपको नहीं पता है कि राजद जिन लोगों को टोपी पहना करके अपने हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों की बड़ी इज्जत है, जब उनके घर पहुंचते हैं तो वो चौकीदार के कमरे में बैठते हैं। ये पता होना चाहिए राजद के जो लोग टोपी पहन के बाहर घूमते हैं। लेकिन मुसलमानों के वोटों पर तो आरजेडी और कांग्रेस का ही हक है ना, मुसलमानों की क़यादत उन्हीं लोगों ने की है। नहीं, मेरे ख्याल से उनको तो यादवों का भी वोट पर हक है, यादवों को वोट पे भी तो राजद का हक था, तो यादवों का 75% वोट तो चला गया राजद इसमें, बीजेपी में। अभी इस चुनाव में आप कह रहे हैं इस चुनाव में यादव ने वोट 20% वोट कहाँ, 22% वोट मिला आरजेडी को, तो मुसलमानों ने दिया है 18% और 4% आ गया। 2% मुसलमानों का वोट तो आपको भी गया। अच्छा, कितना परसेंट आया आपको वोट? 1 समथिंग कुछ 1% आया ना, मान लीजिए। तो 18% आबादी हमारी, 1% ही वोट तो आया हमारा, 17% तो मुसलमानों को उधर ही चला गया राजद के साथ अब भी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब जो सिचुएशन जिस तरह के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है उसमें जो है राजद, कांग्रेस, इन तमाम लोगों को ये तय करना चाहिए या तय करना पड़ेगा कि सिर्फ मुसलमानों को एज ए वोट बैंक के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मुसलमानों को भी इस बात पे मुझे लगता है कि बड़े हद तक ये समझने लगे हैं कि जो खौफ की नफ्सियात में रह करके हम जिस तरह के फ़ैसले लेते हैं और हम तमाम चीज़ें बाला ताक रख देते हैं, हमारे इश्यूज़ क्या हैं उनको बाला ताक रख करके सिर्फ हम राहुल गांधी के चेहरे पे या लालू प्रसाद साहब के चेहरे पे जो वोट डालते हैं, अब वो क्वेश्चन करने लगे हैं। 20 साल के बाद जो जनरेशन आई है, ये जनरेशन सिर्फ नाम पर वोट नहीं करना चाहती है, ये चाहती है कि इनकी आवाज़ उठे असेंबली में, वो चाहती है कि इनके मसाइल पर गुफ्तगू हो। वो एक घेटोज में नहीं रहना चाहते हैं, वो एक पॉलिटिकल घेटोज जिस तरह से बना दिया गया है उस घेटोज से बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा तफहीम भाई, मैं सीमांचल कई बार जाता हूँ, वहाँ बिरादरीवाद का बड़ा मुद्दा नज़र आता है। दूसरी जगह मुसलमान मुत्तहिद होते हैं, लेकिन वहाँ शुरजापुरी, कोलहिया, शेखरा, शेरशाह, क्या है बिरादरीवाद का ये इशू सीमांचल का? नहीं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अलग अलग तंजीमें, अलग अलग जो ज़माना कदीम की अगर बात करें तो अलग अलग कबाइल अलग तरीके से डेवलप हुई हैं, उनकी अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त रही है, उस शनाख्त के साथ ये आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक मसला नहीं है। मसला यहाँ पे है कि जब इन आइडेंटिटीज़ को लेकर के आप एक दूसरे को लड़ा दें। अमूर एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अमूर में जो कुल्हिया बिरादरी है और सुरजापुरी बिरादरी है, अब्दुल जलील मस्तान साहब ने सिर्फ इस बात पे पॉलिटिक्स की है कि सुरजापुरियों एक हो जाओ। अच्छा, ठीक है ना। और वहाँ पे सबा जफ़र साहब हैं, उन्होंने कहा कि कुल्हियाओं एक हो जाओ। अख्तर उल ईमान साहब ने ये जो आपस की जो दुश्मनी थी उस दुश्मनी को ख़त्म करके दोनों कम्युनिटी ने अख्तर उल ईमान साहब को पिछले इलेक्शन में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट किया और इस इलेक्शन में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट किया। वैसे अमूर में किसका वोट ज़्यादा? सुरजापुरियों को ज़्यादा वोट है और कुल्हिया का कम है। कुल्हिया का ज़रा कम है, तो लेकिन दोनों कम्युनिटी ने खूब। आप और अख्तर उल ईमान साहब किस? हम लोग सुरजापुरी। इसका भी तो फ़ायदा मिलता होगा, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इसको इशू नहीं बनाया, कभी भी नहीं। हम लोग वही तो कह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी सुरजापुरी की है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम कुल्हिया से अच्छे हैं या हम ही को वोट दो
इस तरह की बात नहीं रही है। अख्तर ईमान साहब ने कहा कि साहब आप कुल्हैया हैं, आपकी ये आइडेंटिटी है, आपकी शनाख्त है, आपका कल्चर है, हमको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसी तरह से जो सुरजापुरी हैं उनकी भी आइडेंटिटी है, दुनिया में हज़ारों कम्युनिटीज़ हैं और उन कम्युनिटीज़ का रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन उस कम्युनिटीज़ को नाम पे जो है कोई अगर लड़ाने की कोशिश करे, मुझे लगता है कि ये एक संगीन मसला है, इसको रोका जाना चाहिए। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछली मरतबा तो तमाम एमएलएस को बुला लिया था उन्होंने, हैदराबाद में सबको इस्तकबालिया दिया था। इस मरतबा खुद चल कर जा रहे हैं सीमांचल में, तो उसका कितना असर पड़ेगा? नहीं, ये मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि हम सीमांचल आकर के यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करें। और मुझे नहीं पता है कि उन्होंने यहाँ के एमएलएस को भी बुलाया है। अब जाहिर सी बात है, हमारा हेडक्वार्टर एक तरीके से है, तो हमारे एमएलएस तो वहाँ पे जाएंगे ही, उनका भी शुक्रिया अदा करने के लिए जाएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर हमारे इलाके में आ गए हैं जीतने के तुरंत बाद, तो ये सीमांचल के लोगों से उनकी मोहब्बत है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ रहे हैं। इसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। रफ़ीम भाई, सीमांचल के इलाके में ख़ासतौर पर अररिया किशनगंज में 10-12 सीट ऐसी है जहाँ पर मुसलमान 50% से ज़्यादा है, जिसको चाहे मिले बना दे और एमआईएम को जीत मिल रही है। लेकिन सीमांचल के बाहर का जो एरिया है, मिथिलांचल हो गया, अग्नि प्रदेश हो गया या मगध का एरिया हो गया, वहाँ कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ मुसलमान 50% से अबव हो। तो वहाँ किसी मुसलमान के एमएलए बनने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के अलावा दूसरी कम्युनिटी का भी उसको वोट मिले। तो बिहार में सीमांचल में आपने तो मुस्लिम क़यादत को खड़ी कर लिया, मुसलमान एमएलए बना दिया, 5 एमएलए मुसलमान बन गए। लेकिन बिहार का जो दूसरा एरिया है, अब वो मुस्लिम क़यादत से महरूम हो चुका है, मुसलमान एमएलए उनके पास नहीं है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर आपने मुस्लिम क़यादत को, मुस्लिम एमएलए को हराने का काम किया है। देखिए, इसको मेरे ख्याल से दो तरीके से देखने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीडरशिप का कतई मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जो है मुस्लिम इलाकों से इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। जो एक नैरेटिव सेट किया गया है, उस नैरेटिव को ख़त्म करने की पहले ज़रूरत है कि साहब हम मुसलमान पार्टी हैं। सिर्फ ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर नाम हो गया, नाम नहीं मुसलमान है, तो फिर मैं वही आ रहा हूँ, ये नाम हो गया। अब जाहिर सी बात है, आज से 60-70 साल पहले एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, उसको क्या सिचुएशन है जी, और किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे नाम रखा, वो एक अलग मसला है। लेकिन अख्तर ईमान साहब का अगर काम करने का अगर आपने तरीका देखा होगा बिहार को, तो जितना काम और जितनी आवाज़ उन्होंने असेंबली में दलितों के लिए उठाई है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि कोई दलित एमएलए भी जो है उतनी आवाज़ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं उठाई है जितना अख्तर ईमान साहब ने उठाई है। तो वहाँ पे हम लोग चाह ये रहे हैं कि जो दलित, जो पसमानदा, जो 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 डाउन ट्रोडन हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, उनकी आवाज़ जो है जनाब अख्तर ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह से उठाई है, वो बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ उठे। अब चूँकि बहुत सारे इलाके में आप जैसा कह रहे हैं कि वहाँ पे एमएलए नहीं जीत सकता, वो हो सकता है कि आज नहीं जीत सकते हों, लेकिन जब ये ट्रस्ट हम और गेन करेंगे कि हम सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं हैं, हम तमाम लोगों के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन अभी दरभंगा, मधुबनी या चंपारण, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां आपका केडर नहीं है, ग्राउंड पर आपकी टीम नहीं है, और आपने टिकट दे भी दिया वहां लोगों को, आप चुनाव कैंपेन के लिए नहीं गए, कोई लीडर एमआईएम का नहीं गया, और उन लोगों ने 10,000 12,000 वोट लेकर के आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को हरा दिया, कोई 2,000 वोट से, कोई 1,000 वोट से। तो ये तो आपने मुस्लिम एमएलएस की तादाद को कम करने का काम किया। देखिए, जो लीडरशिप होती है ना, वो इस बात पर नहीं होती है कि आपके नंबर्स कितने हैं। यूपी में जब अखिलेश प्रसाद की जब गवर्नमेंट थी, यूपी की तारीख में सबसे ज़्यादा मुस्लिम एमएलएस थे, और मुजफ्फरनगर में मासूमों का खून बह रहा था, कोई एमएलए की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो तादाद से तो कभी लीडरशिप नहीं उमड़ती है। बात यह है कि आपकी ज़बान कितनी आज़ाद है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी लीडरशिप है या आप पपेट हैं। बिहार में जो हमारे 5 एमएलए हैं, अख्तर ईमान साहब अकेले रहे हैं, और अख्तर ईमान साहब के रिहाइश पे अगर आप गए होंगे पटना, तो आप देखेंगे कि बिहार के मज़लूमीन पूरे इलाके से वो अख्तर ईमान साहब के पास आते हैं ताकि उनकी आवाज़ जो है असेंबली में उठे,
और ऐसी उठती भी रही है। समस्तीपुर में मैं आपकी बात जो है इस बात से शायद मैं इस आर्गूमेंट के साथ शायद मैं बात कर पाऊँ। समस्तीपुर में एमएलए कौन है? जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब। वहाँ पे एक लड़की का मर्डर हो जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब की ज़बान नहीं खुलती है। तो ऐसे अख्तरुल इस्लाम शाहीन से क्या मतलब है? लेकिन और भी जीते या हारे हैं, नहीं बेशुमार। दरभंगा के लोगों को कुछ होगा, मधुबनी के लोगों को कुछ होगा, नहीं तब हर मसले को लेकर वो अमौर या किशनगंज मैं ये कह रहा हूँ ना, नहीं एमएलए तो जाहिर सी बात है पटना में होते हैं। नंबर एक कि आप सिर्फ 5 साल क्यों देख रहे हैं? 75 सालों में पीछे क्या पॉलिसी थी वो नहीं मेरी समझ में आई। सीमांचल में 8-10 सीटों पर आपका मजबूत कैडर, आपने उम्मीदवार को उतारा, आपने वहाँ कैंपेन भी किया, दरभंगा, मधुबनी और बहुत सारे इलाके, सिवान, गोपालगंज, आपने सिर्फ उम्मीदवार को उतार दिया। बेचारा उम्मीदवार भटकता रहा। वैसी साहब की कोई रैली नहीं, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब की कोई रैली नहीं, कोई हैदराबाद का कोई जो काउंसलर है वो भी वहां नहीं पहुंचा। 15-20 हज़ार अगर कोई वोट लेकर के आ रहे हैं तो आपका ये कहना कि वहां पे हमारा कोई कैडर नहीं है, बिना कैडर के 15-20 हज़ार वोट तो नहीं आता। इसका मतलब ये है कि हमारी वहां पे पार्टी मजबूत थी और पार्टी ने ज़बरदस्त फाइट दी है। आप ये एक मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे हैदराबाद में एमआईएम क्या करती है कि सिर्फ हैदराबाद की जो 7-8 सीटें हैं वहीं पर अपने उम्मीदवार को उतारते। हैदराबाद की, तेलंगाना में 125 सीटें, बकिया कहीं पर वो उम्मीदवार को नहीं उतारते हैं। तो बिहार में जैसे एक तबका मानता है कि सीमांचल ठीक है, सीमांचल की 10-12 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार को उतारिए क्योंकि वहाँ आसानी से आप जीत सकते हैं। बकिया सीटों पर आप ना उतारें, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। इसीलिए तो हम लोगों ने कहा था कि आप हमारे साथ वो कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, हम दूसरी जगह। चूंकि ये एहसास दिलाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। आप जो है किसी के लिए नहीं लड़ते हैं, आप अपने लिए लड़ते हैं। अभी बताइए, कोई किसी को उम्मीद थी कि अररिया में हमको 54,000 वोट आ जाएगा? जाहिर सी बात है, अब जहाँ पे 15,000 वोट आया है हमारा, अगले साल हम और मजबूती से पार्टी को लड़ाएंगे। हम लोग एक पार्टी है ना, अब उस पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो अलग जगह पे, अलग अलग जगहों पे अपने कैंडिडेट को उतारे और उतार के पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करे कि वो वहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जहाँ पे हमारे कैंडिडेट अगर 5,000 वोट लेकर के आए हैं तो 5,000 वोट को जो है हमको 50,000 करने में बड़ी तकवीत मिलेगी कि अब हमारे पास जो है एक कैडर बेस हो गया है वहाँ पे। और जहाँ तक रहा कि हमारी वजह से फला हार गया, ये इस खौफ की नफ्सियात से बाहर निकलना ज़रूरी है कि हम किसी के जीत के लिए और किसी के हार के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। वो तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब अख्तरुल इमान साहब को हराने के लिए इलेक्शन लड़ा रहे थे, वो अब्दुल जलील मस्तान साहब को जिताने के लिए नहीं कर रहे थे। तो हम लोग जो है अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस साल जो है हमारा कैंडिडेट जहाँ पे 15,000 वोट लेके आए, अगले साल इंशाल्लाह वहाँ पे 45,000 वोट लेके आएगा, 50,000 लेके आएगा, हम जीत दर्ज करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। चुनाव के दरमियान ये एक हंगामा था कि इस बार बिहार में सरकार बदलेगी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनेगी। तेजस्वी ने ऐलान कर दिया था 18 नवंबर को हम हलफ लेंगे। गेम बदल गया, 202 सीटों पर एनडीए जीत गई। आप लोग क्या चाह रहे थे कि कौन सी सरकार बनेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा काम करने के लिए, क्योंकि आप दोनों सूरत में अपोजिशन में बैठने वाले थे? देखिए, आप चाह क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, इसमें बहुत डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं। जितनी लड़ाई चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने में की हो लोगों ने, उसकी आधी लड़ाई अगर जमीन में करते तो उनकी सीट से ज्यादा होती। तो जमीन पर मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं उन लोगों की जमीन पे, क्योंकि जमीन पे। अच्छा, और एक बात मैं बता रहा हूँ, एक कांग्रेस राहुल गांधी साहब का एक पॉजिटिव साइड में बता रहा हूँ। राहुल गांधी साहब ने जिस तरह से इलेक्शन के 2 महीना पहले वोट चोरी वाले मामले को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़े, उसको तेजस्वी साहब ने डिफ्यूज कर दिया। उस मसले पे तेजस्वी साहब पूरे इलेक्शन में कहीं पे बात तक नहीं की। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी साहब को कहीं से इशारा मिल गया होगा कि देखो तुमको अपोजिशन में रहना है, तो उन्होंने अपोजिशन में रहने की लड़ाई की है। देखिए, माइनॉरिटी बेस्ड और जो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिकल छोटी पार्टियां हैं, उनकी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई अपने हक और हुकूक की लड़ाई है। ये तो बड़ी पार्टियां, बड़ी मछलियां, बड़ी कम्युनिटीज़ की लड़ाई जो है कुर्सी की लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई तो बिल्कुल बहुत ही छोटी सी लड़ाई थी कि भाई हम अपने कम्युनिटीज़, अपने डाउन ट्रेडन लोगों की आवाज़ को हाउस तक पहुंचा पाएँ,
उन लोगों की लड़ाई कुर्सी की थी, तो लोग जो है गलती ये हो गई कि उनको कुर्सी की लड़ाई इलेक्शन के बाद करनी थी, उन्होंने इलेक्शन से पहले लड़ाई शुरू कर दी। उसका फायदा भी आपको हुआ। उसका फायदा जैसे मुकेश कुमार सहनी उसके फायदा को ज्यादा डिप्टी बीजेपी को सीएम हुआ। बनाने का ऐलान कर दिया, तो लोगों का कहना है कि वैसी साहब को मौका मिलेगा जगह जगह बोलने का कि सहनी 2% वाला, उसका बेटा सीएम और डिप्टी सीएम बनेगा तो सीमांचल का बेटा क्यों? नहीं, उसका फायदा ज्यादा बीजेपी को हुआ, उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ कि भाई ये लोग चलो ठीक है, इनको कैमरे ही में लड़ने दो, जमीन में इनकी कोई लड़ाई है नहीं। और सही बता रहा हूं मैं, आप जिस तरह से हम लोग इलेक्शन लड़े, वार्ड हर जगह बूथ में जाकर के हमने कमेटियां बनाई, लोगों को कन्विंस किया, मतलब कैन यू इमेजिन के कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं होगा हमारा जहां पे 4 से 5 हज़ार कैडर्स काम नहीं कर रहे हों हर विधानसभा में। कैसे आपने पूरी पॉलिसी बनाई, क्या राजनीति थी? मतलब कि हम लोग इलेक्शन अनाउंस होने के बाद ही हमने सबसे पहले जो है बूथ कमेटी पे काम शुरू किया। अच्छा, बूथ कमेटी वहाँ पे गया, फिर जो है जो वोटर लिस्ट थे पुराने वो उनको दिया, जाकर के तमाम वोटरों से उन्होंने बात की, तो एक अंदाज़ा हो रहा था कि फला बूथ से हमको कितना वोट आ रहा है, ठीक है ना। और फिर वहाँ से जो है नैरेटिव जो है ना, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप हम लोगों ने सेट करने की कोशिश की कि साहब हम जीत रहे हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि हम जीत रहे हैं, तो वो जो 10 से 15% जो साइलेंट वोटर होता है, वो नहीं, मशकूक नहीं, बल्कि वो बेचारे कंफ्यूज्ड, ज़्यादा अच्छा टर्म है शायद, तो वो कंफ्यूज वोटर जो है वो आपकी तरफ हो जाता है। पिछले मर्तबा से बढ़ा है आपके हक में वोट परसेंटेज या कम हुआ है? हमारा जो है पिछले साल 94,000 था, इस साल जो है 1,08,000 वोट आया अब्दुल इमाम साहब को। तो वोटर्स भी बढ़े होंगे? वोटर्स भी बढ़े हैं, लेकिन हाँ जीत का मार्जिन हमारा ज़रा सा कम हुआ है। तो वो एक्चुअली में जब अपोजिशंस तमाम इस बात पे मुज़िर हों कि साहब अब्दुल इमाम साहब को हराना है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। अच्छा, जो बिहार का रिजल्ट आया है, इसको एक बड़ा तबका है जो रिजल्ट नहीं मान रहा है, कहा जा रहा है स्क्रिप्टेड रिजल्ट है, ईवीएम में छेड़खानी हो या एसआईआर के ज़रिए या कुछ और मामलों के ज़रिए। तो अगर ये सवाल जो उठ रहा है, इसको आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे? ऐसे ही देखिए, इसको मानने का या नहीं मानने का कोई साइंटिफिक कोई एविडेंस तो हमारे पास है नहीं कि हम ये कहें कि ये गलत है या हम ये कहें कि ये बिल्कुल सही है। ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें मैनिपुलेट की जा सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो मानने वाली है वो ये कि तेजस्वी साहब इतने घमंड में चूर रहे कि 18% मुसलमान ये तो गुलाम हैं हमारे, ये तो हमको वोट करेंगे ही, और यादव हमको वोट करेंगे ही, वो हमारे भाई हैं। तो वो इस घमंड में रहे कि साहब 35-40% वोट तो हमको ऐसे ही आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ज़मीन पे काम नहीं किया। और उसका भी नुकसान हुआ होगा, अगर कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कुछ टेम्परिंग अगर हुई है मशीन की, अब खुल के बोल नहीं तो रहे हैं। उनका भी फायदा हुआ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा उनको जो राजद को जो बड़ा नुकसान किया है वो उनके तकब्बुर ने, उनके घमंड ने, और लोगों को जिस तरह से तजलील किया, उन्होंने जलील किया, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, जैसे लेटर लिखा था अख्तरुल इमान साहब ने, ढोल भी आप लोगों ने जाकर के बजाया था, तो क्या बातचीत का कोई रास्ता हमवार नहीं हुआ बैकडोर से कहीं? देखिए, वो लेटर और वो ढोल जो है, मैं आपको खुल के बताऊं, जितना राजद के लिए था उतना उन लोगों के लिए भी था जो ये समझते थे कि राजद जो है, राजद की यहाँ उनकी बड़ी इज्जत है। अच्छा, उनको दिखा दिया कि देखो तुम्हारे कम्युनिटी का एक आदमी अलायंस करना चाहता है, उनके दरवाजे पे जाता है, उनकी कोई इज्जत है नहीं, ये हम पहले से जानते थे। आम लोगों को बताना मकसूद था, तो क्या आम लोग जो ये कहते थे पिछले इलेक्शन में कि साहब आप जा करके क्यों नहीं कहते हैं कि हमें अलायंस करना है, तो उनको पता चल गया कि आप अलायंस करना भी चाहेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जिनको टोपी पहना करके वो हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, अपने घर पहुंचने के बाद वो गेटमैन वाले कमरे में सुलाते हैं। तो अलग घर है ना। अरे भाई, जो भी घर है, जो अलग घर है, कोई घर ही नहीं है। मैंने कहा वो बेचारे जो टोपी पहन के जाते हैं उनका घर ही नहीं है, उनको तो रहना वहीं पे होता है। नहीं, उनको भी क्वार्टर मिला हुआ है। नहीं, ये तो अभी की बात नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, पहले की हाँ, पहले की बात कर रहा हूँ। और भी पहले, अच्छा, लालू प्रसाद टोपी पहना के नहीं घुमा रहे थे?
वो भी तो टोपी बना के घुमा रहे लेकिन थे उन्होंने तो लोग। टोपी पहनाया, टोपी पहनने वालों को इज्जत दी, टिकट भी दिया। आप लोगों ने तो टोपी नहीं। पहनने वालों को जलील किया, किसी को टिकट नहीं दिया। इतने सारे मौलाना आपकी पार्टी में, किसी मौलाना को आपने टिकट नहीं दिया। एक मौलाना को आरजेडी ने टिकट दिया तो उसको आप लोगों ने हरा दिया किस मौलाना को टिकट दिया? ठाकुरगंज में। ठाकुरगंज में मौलाना असरारुल हक कासमी के बेटे सऊद आलम चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के। उन्होंने हमको हराया, हमने उनको हराया। वो सिटिंग में मिले हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि उनका वोट कितना आया। जितना भी आया ठीक है, सेकंड नंबर पर आप रहे कि मतलब कि देखिए सेकंड नंबर पर आप तो रहे। नहीं, सेकंड नंबर पे हम रहे तो हराया किसने? तो एक मौलाना को तो आप लोग बर्दाश्त कर सकते थे सीमांचल में, असेंबली में। अब बिहार असेंबली में एक भी मौलाना नहीं है, टोपी पहनने वाला नहीं है। आपके सदर साहब टोपी पहनते हैं। हमारे सदर साहब भी, हम बिहार के सदर साहब भी टोपी पहनते हैं। नहीं, परमानेंट नहीं पहनते अच्छा, परमानेंट नमाज के दौरान ठीक है, मैं गुजारिश पहनते होंगे। हालांकि टोपी कोई मेयार नहीं है किसी चीज का। उस वक्त तो सारी बहस टोपी ही पे है कि भाई टोपी नहीं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि बेशुमार लोग होंगे जो अपनी आइडेंटिटी के साथ, अभी तो पॉलिटिकल पार्टी ये 5 लोगों को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो इंशाल्लाह अब एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी है हमारी, और वो लोग जिनको ऐसा लग रहा था, मतलब कि ख़ास करके माइनॉरिटीज़ में और दलितों में कि साहब एक जो है एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक मरतबा जीते तो दोबारा नहीं जीत पाए, ठीक है ना, वो बिना किसी रिसर्च के बस बोलना है उनको। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर चीज़ें जो है झूठ साबित हुई हैं बिहार के हवाले से। तो आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह कि जो लोग शुरू से पार्टी में जुड़े रहेंगे, अपने रौब कायम करेंगे, लोगों से ज़्यादा राब्ते में रहेंगे, तो इंशाल्लाह हर तरह के लोग जो है शामिल होंगे। एक आखिरी सवाल, बिहार में IMIM अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुकी है। ख़ासतौर पर अभी का जो रिज़ल्ट आया, कुछ लोगों का तज्ज़िया ये है कि हैदराबाद से ज़्यादा सीमांचल में IMIM अभी मजबूत है और पतंग छाप पर लगातार लोग वोट कर रहे हैं। तो बिहार में जो कामयाबी मिली मजलिस को, MIM को, इसका क्रेडिट आप किसको ज़्यादा देना चाहेंगे, अख्तरुल इमान को या असदुद्दीन ओवैसी को? मेरे ख्याल से एक फ़रीक और है जिसका नाम आपने नहीं लिया है, वहाँ के अवाम को, वहाँ के नौजवानों को, और दिल्ली में दूसरे इलाकों में जो नौजवान काम कर रहे हैं उनको, जिन्होंने ये देखा कि साहब हर हाल में जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो हमारी आवाज़ जो है ये कांग्रेस और राजद वाले नहीं उठाते हैं, इसलिए हमको अपनी आवाज़ खुद बनना है। उन लोगों को जो लोग ये समझते हैं कि ये खामोशी कहाँ तक, लज्जत फरियाद पैदा कर, तू हो ज़बी पर और तेरी सदाएं हो आसमानों पर, वो तमाम लोग जो इनकी मक्कारी को समझ चुके हैं वो असल हकदार हैं। अब उस आवाज़ को, उस डिसेंट वॉइस को जो लीड किया है बहुत ही खूबसूरती से पिछले 15-20 सालों में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और जनाब अख्तरुल इमान साहब ने बिहार में, तो जाहिर सी बात है ये तो हमारे टीम लीडर्स हैं, उन लीडर हैं हमारे, उनकी तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो आप डिनाई ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप उनके कंट्रीब्यूशंस को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं जो रशा में नौकरी कर रहे हैं और छोड़ के वो आ गए इलेक्शन में कि साहब हमारा इलेक्शन बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जॉब छोड़ कर क्या मतलब कि मैं जब इलेक्शनिंग के दिन मैं जब गया तो मुझे एक पंचायत में, सिर्फ एक पंचायत में मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा रहा। रंगरैया लाल टोली नाम है उस पंचायत का। 40 से 50 नौजवान मुझे मिले जो अपनी नौकरियां छोड़ के वो बाहर से आए थे, छुट्टी लेकर के आए थे इसलिए कि इलेक्शन हो। उसके अलावा आप बेशुमार पंचायत है, अधांग, झवारी, बड़ा ईदगाह, बेशुमार पंचायत हैं जहाँ पे लोग जो है सैकड़ों की तादाद में आए, वापस आए घर। आप उनका एहसान और उनके जो एस्पिरेशंस हैं, जो मैंने कहा आपको कि उनकी जो लड़ाई है बुर्जुआ के खिलाफ, वो सिर्फ ज़मीन तक नहीं है, वो ख्यालात तक है, उनके समाज में उनके रिस्पेक्ट तक है कि उन तमाम लोगों की लड़ाई जनाब अख्तरुल इमान साहब को लड़नी पड़ेगी, उन तमाम लोगों की लड़ाई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लड़नी पड़ेगी। तो वो बड़े क्रेडिट के हकदार हैं। तो अगले 5 सालों के लिए आपका अख्तरुल इमान साहब का क्या रोड मैप है, क्या मंसूबा है सीमांचल के लिए? देखिए, अख्तरुल इमान साहब एक बात अक्सर कहते हैं कि तन्हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा जाने हम, सारा जिस्म है छलनी दर्द बेचारा परेशान कहाँ कहाँ से उठे। वो इलाका पिछले समझ जाइए कि आज भी आप बिहार के 90s में जो है 90 में सिवान टूट के गोपालगंज बना,
और पूर्णिया टूट के किशनगंज बना, अररिया बना। आप दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जाहिर सी बात है, हमारे जो नेता हैं उनकी बड़ी लड़ाई जो है तो इसमें चली जाती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। मुझे लगता है, जैसा कि अख्तर इमाम साहब ने बारहा कहा है, कि वो कोशिश करेंगे कि जो सरकारी स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पे, उन स्कूलों में जो मोटिवेशन है पेरेंट्स को, दो काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे, कि पेरेंट्स को मोटिवेट करना कि बच्चों को पाबंदी से स्कूल भेजें, और दूसरा उससे बड़ा काम यह है कि ये क्वालिटी कंट्रोल करना कि जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ हम लोग स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं वो मिनिमम उसका अचीवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अख्तुल इमान साहब सिर्फ एज ए पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एज समवन समाजी लीडर के जो समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, तो ये वहाँ पे करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे जो लोग हैं वो तमाम लोग जो है इसको प्रायोरिटी लेवल पे लें, क्योंकि हम समझते हैं कि आपका रोड जो है आज नहीं बना है तो कल बन जाएगा, नदियों में बांध आज नहीं बनना है तो कल बन जाएगा इंशाल्लाह, उसके लिए कोशिश तो जारी रहेगी। लेकिन अगर एक जनरेशन अगर तालीम से अगर वो दूर रह गई तो उसका खमियाजा जो है कई नस्लों तक पहुंचता है। तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। प्रायोरिटी नंबर 2 ये है कि हमारे वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो नदियाँ हमारे यहाँ पे लोगों को तबाही लेके आती है। नदियाँ, उन नदियों के बारे में लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को और कैसे तक़वियत पहुँचाई जाए। प्रायोरिटी नंबर 3 ये है कि बिहार में जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो दलित्स हैं उनकी आवाज़ दब गई है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई असेंबली में रहता नहीं है, तो वो आवाज़ उनकी प्रॉपर जो है असेंबली में उठे, दलितों की आवाज़ उठे, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठे, तो उनकी आवाज़ जो है बराबर उठाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो हम बातचीत कर रहे थे तफ़ीम रहमान भाई से सीमांचल की सियासत पर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत पर। बिहार में अख्तरुल इमान ने कैसे आरजेडी जेडीयू को छोड़ने के बाद एक हैदराबाद की पार्टी को, जिसको हैदराबाद और तेलंगाना के बाहर कोई नहीं जानता था, बिहार में अख्तरुल इमान ने उसको इस्टेब्लिश किया, मजबूत किया, और लगातार 2 इलेक्शन में 5-5 सीटों पर जीत मिली। इस मरतबा तो कह लीजिए कि तकरीबन 7 सीटों पर जीत मिली। अगर कुछ और मेहनत किया होता, पहले से प्लानिंग रहती, तो शायद 10 सीटों पर भी जीत मिल सकती थी। तो इन तमाम मुद्दों पर तफसील से बातचीत हुई। तफ़ीम रहमान साहब ने बताया कि कैसे अख्तरुल इमान ने सीमांचल को मुस्लिम लीडरशिप का एक मरकज़ और सेंटर बनाया, उसके लिए उन्होंने क्या जिद्दोजहद की, और कैसे उन्होंने एक साथ बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी, जेडीयू के साथ भी, कांग्रेस और आरजेडी के साथ भी, और फिर एक बड़ी कामयाबी उनको मिली। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।